अध्यक्ष श्रीमती श्वेता मिलेगी। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी में चुनाव की? भाई साहब, तैयारियां वो करें जो सरकार में ना हो। हम कुछ भी नया नहीं करने जा रहे हैं, हमने तो विकास किया है और उसी के आधार पर हम दोबारा चुनाव का सामना करेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में हमारी वापसी होगी। हम पुनः भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत 2-3 महीने से बिल्कुल तैयारी क्या, देखिए उनका दिन जाग रहे हैं तैयारी। वो जागते कहाँ है, वो तो 1 बजे, जैसे कि मैं पहले भी आपके इस कार्यक्रम से जुड़ी रही हूँ, मैंने आपको उनकी पूरी दिनचर्या बताई थी कि 1:30 बजे सो के उठते हैं, फिर उनके वो कुछ चाटुकार लोग आ जाते हैं, उनको दिन भर बताते हैं, फिर वो शाम को 6 बजे चलते हैं, घूमने जाते हैं और उस हिसाब से उनका अपना खुद का कोई वो जमीनी नेता नहीं है। वो एक बड़े परिवार, राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं और वो निर्मित किए गए नेता हैं। वो जमीनी नेता नहीं है, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है इस देश और समाज में, जैसे कि उनके पिताजी रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, एक जनप्रिय जमीनी नेता रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी में इन सब गुणों का सर्वथा अभाव है। और रही बात तैयारी की, तो उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आपने सुना होगा एक म्यूजिकल चेयर गेम होता है, उन्होंने उसी तरह सारे दलों को जोड़ रहे हैं जो दल टिकट के लालच में और सत्ता के लालच में उनके साथ हैं। तो उस गेम में ये होता है, जो कुर्सी पा जाता है वो बैठ जाता है और जो कुर्सी जिसको नहीं मिलती है वो बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह जो इतने सारे दलों का गठबंधन वो कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसको मतलब टिकट मिलेगी या टिकट रूपी कुर्सी मिलेगी वो उनके साथ आएगा और फिर वो म्यूजिकल चेयर की तरह ही गेम से आउट हो जाएगा। तो ये तैयारी उसी टाइप की चल रही है और मैं उनकी तैयारियों के लिए कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो ऐसी तैयारियां करते रहें। लेकिन हम अपने विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। तो गठबंधन तो आपकी पार्टी ने भी किया, सरकार हमारा गठबंधन जरूर हुआ है। गठबंधन करना गलत बात नहीं है। गठबंधन का मतलब होता है कि आप हमारी सोच, हमारी पार्टी के विचारों से आप समानता रखते हैं। हमारा अवसरवादी की राजनीति नहीं होती है हमारी पार्टी में। और जैसा कि सपा में जो हो रहा है, अब आप खुद ही देख लीजिए भाई साहब कि कोई जोकर कह रहा है, 2 पार्टियां जो एक पार्टी में गठबंधन कर रही हैं वो एक दूसरे को जोकर कह रही हैं। तो क्या पता चल रहा है ये किस स्तर की राजनीति हो रही है? क्या ये प्रशासन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में? आप खुद बताइए इस बात को। क्या आपको लग रहा है कि ये सही हो रहा है? जो राजनीतिक परिदृश्य गठबंधन का दिखाई पड़ रहा है, क्या उसका कोई स्तर है इस तरह की बातों से? लेकिन बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, महंगाई बहुत है। भाई साहब, महंगाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये आजकल भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा ये वो लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे 4 सालों में 2 साल तो हमारे बर्बाद हुए हैं कोरोना के कारण। और कोरोना ने सिर्फ हमारे भारत देश और उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे विश्व को आक्रांत किया है। लेकिन हम इतना एक विकासशील देश होते हुए भी हमने बहुत मजबूती से उसका सामना किया और हम एक मजबूत शख्सियत बन के उभरे और हमारा उदाहरण WHO ने भी माना। और मैं अपनी बात को जो महंगाई के लिए कहा जाता है उसके लिए मैं एक तथ्य आपको बताना चाहूंगी। पूर्व अखिलेश सरकार और हमारी योगी सरकार के तुलनात्मक रूप से मुझे पता था कि ये प्रश्न जरूर उठेगा। महंगाई आजकल हमारे खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अखिलेश सरकार की। GDP ग्रोथ थी 11.5 लाख करोड़, 57%, और हमारी योगी सरकार की है 21.7 लाख करोड़, 80% है हमारी GDP ग्रोथ। और दूसरा है एक्सप्रेस वे, आपके सपा सरकार ने बनाया था केवल 302 किलोमीटर, और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं और बहुत उन्होंने इसको प्रचारित किया था कि काम बोलता है, लेकिन काम सिर्फ 200 किलोमीटर पे बोल के चुप हो गया। और हमारा न काम बोल रहा है, सिर्फ विकास बोल रहा है। हमने बनाया है 641 किलोमीटर एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं। और उसके बाद हमने एयर कनेक्टिविटी कितनी जगह से थी? सिर्फ 25 जगह की थी जब हमारी अखिलेश सरकार थी। और आज हमने ये कनेक्टिविटी बढ़ाई है 71 जगहों के लिए। और एयरपोर्ट कितने थे उत्तर प्रदेश में? सिर्फ 4, और आज कितने हैं? 8। 4 सालों में 4 एयरपोर्ट हमने बनाए हैं। कहा जाता है हमने बेच दिया और पता नहीं क्या क्या, झूठी पब्लिसिटी केवल। और बिजली, 1610 मेगावाट बिजली का उत्पादन आपके यहाँ टोटल होता था, और हमारे यहाँ 24,926 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम कर रहे हैं।
और उसकी सप्लाई आपकी सरकार में, सपा की सरकार में 13 घंटे थी और हमारी सरकार में 24 घंटे है। अगर स्थानीय स्तर पर लोकल फॉल्ट ना हो तो पूरी 24 घंटे है, वैसे 22 से 23 घंटे आप मान सकते हैं और 18 से 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में है। और प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय थी 48,520 प्रति व्यक्ति और आज हमारी 48,520 प्रति व्यक्ति थी और आज हमारी 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन कोई बीजेपी के अधिकृत पोर्टल से जारी नहीं हुआ है। महंगाई है तो है 1,000 के ऊपर सिलेंडर पहुंच गया है। 1,000 से भैया पहुंच जरूर गया है, लेकिन सब्सिडी वाला सिलेंडर है। आप कांग्रेस के जमाने का वो सिलेंडर भूल रहे हैं? 2014 में 925 रुपए का सिलेंडर था विदाउट सब्सिडी। याद करिए, आपके पास तो बेहतर आंकड़े होंगे। तो अगर आज 4 साल बाद भी अगर 900 रुपए का सिलेंडर है सब्सिडी के साथ, तो क्या ये महंगाई है? 2 साल से उत्पादन ठप है, कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं हमने कर लिया, हमने कहाँ लिया? हमने तो उतने दिन तक ब्याज भी नहीं लिया है बैंकों से जब तक कोरोना काल रहा है। और आज हमारा एक नया राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ है, नर सेवा नारायण सेवा। हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मुफ्त में दाल दे रहे हैं, मुफ्त में सरसों का तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। तो ये हम कहाँ से दे रहे हैं? ये हम अपने राजकोष खजाने से ही तो दे रहे हैं। तो अगर आप महंगाई कहेंगे तो कहीं ना कहीं हमने उसको रोकने की बहुत चेष्टा की है। और 70 सालों के इतिहासों में आप देखिए तो जिस हिसाब से विकास हुआ है तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ना तो समय के साथ स्वाभाविक ही है। प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए कर रही हैं। टिकट देने की बात पहली बार उन्होंने कहा कि 40% हम टिकट देंगे, इसके बाद में तमाम चीज़ें स्कूटी दे रही हैं कि ये सब चीज़ें राजस्व पर कहीं असर डालेंगे, इतना खजाना है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं रही है, तो खजाने की बात तो बहुत दूर की बात है। और रही बात प्रियंका गांधी जी की, उनकी रायबरेली की सांसद भी हमारे पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, तो और वो भी महिला, आदिति सिंह जी। तो अब कुछ मैं कहने को बचता है, जब वो अपनी पार्टी की सांसदों और उनको ही नहीं रोक पा रहे हैं तो हम और आम जनता क्या उनकी बात पर विश्वास मानेगी? देखिए, ये सब मैंने जैसे कहा अवसरवादी राजनीति है। जब चुनाव का समय आया तो उत्तर प्रदेश में आ गए, तिलक लगा लिया, जनेऊ धारण कर लिया और रुद्राक्ष की माला पहन ली और मंदिर जाने लगे और जय माता की बोलने लगे। हम लोग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई है। हम भारतीय समाज की जन संवेदनाओं, संस्कारों और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ पार्टी नहीं, इसका प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी लेवल का, बूथ लेवल तक का, हम लोग जो है, हमारा सबसे ज्यादा प्रधान होता है राष्ट्र हित, देश हित। और हमें चुनाव जीतना हारना तो बात की बात है, सबसे पहले हम देश हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं और उसी के क्रम में हम कार्य करते हैं। नहीं, जब महिलाओं को इतनी प्राथमिकता मिल गई चुनाव लड़ने की, और महिलाओं के मतलब तो ये तक तो ये है ना कि नेताओं के परिवार की महिलाएं अपनी जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी वो पहुंच जाएंगे टिकट, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा आपकी रणनीति पर। हमारी रणनीति पर भाई साहब कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इस समय भाजपा के अलावा है, भाजपा में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और हमने बहुत कुछ महिलाओं के कार्य भी किए हैं। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर भाजपा से महिलाओं को टिकट मिल रहा है और उनकी प्रतिद्वंदिता में कांग्रेस से भी महिलाएं आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक महिला दूसरी महिला और जो हमारी मतदाता महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा है, रोचक रहेगा। और निश्चित रूप से हमने महिलाओं के लिए जो विकास किया है तो हम निश्चित रूप से उन पर भारी पड़ेंगे और सच्चाई के साथ हम फिर से ये तैयारियां आपकी है, तमाम योजनाएं आपके कार्ड गिनाए, तो फिर ये मथुरा और काशी ये सब क्यों याद आ रहे हैं? देखिए भाई साहब, ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारा आस्था का प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं और आस्था की पार्टी है। हम भारतीय संस्कृति में सबसे पहले आस्थाओं को महत्व देते हैं। हम अगर भारत देश में रहते हैं तो हम राम का मंदिर और कृष्ण का मंदिर नहीं बनाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। हम ये, और आज हम सत्ता में हैं, लेकिन हमारा ये घोषणा पत्र में राम मंदिर कब से था, धारा 370 कब से थी। हमारा हिंदू राष्ट्र का जो स्वप्न है वो संकुचित नहीं है कि किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंधित, जो हमारा एक क्षेत्र के हिसाब से है। जो हिंदुस्तान में निवास करेगा वो हिंदू राष्ट्र का निवासी होगा। तो हिंदू राष्ट्र के आराध्य देव है राम और कृष्ण। तो क्या मैं ये प्रतिप्रश्न आपसे करना चाहूंगी, क्या भारत देश में राम और कृष्ण का मंदिर बनवाना गलत बात है?
क्या अपने धर्म की बात करना गलत बात है? अपने गौरवशाली इतिहास को याद करना और उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मंदिर या सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण क्या कोई गलत बात है? नहीं करना चाहिए हमको। लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि आपके जो विधायक थे बड़ा उम्मीद से जिताए, तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जीरो है, फेल है, वो कोई काम नहीं हुआ। अभी इससे पहले जो चक्र था, कहता रिंग रोड की घोषणा की गई थी, सड़कें अच्छी नहीं हैं, कोई उद्योग नहीं लग पाए हैं 5 सालों में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं निगेटिव तो नहीं? वो तो है भाई साहब, लेकिन ये कहना कि हमारे विधायक जो हमारे सदर विधायक मेजर साहब ने, आपने देखा होगा कोरोना काल में किसी अन्य पार्टी की नेता या कोई भी उनका सदस्य या छोटा कार्यकर्ता भी आपको सड़कों पे दिखाई नहीं पड़ा होगा। हमारे मेजर साहब ने जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी घर घर खाद्यान्न वितरण करवाया था। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ी हुई हूँ। हमारे यहाँ हम लोगों ने एक योजना चलाई थी कि हमने जो निर्धन परिवार थे, जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई थी, हमने उन परिवारों को गोद लिया था। हम बहुत छोटे स्तर तक की जिनकी भूखमरी की नौबत थी, हमने उनको भी भोजन प्रदान किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे विधायकों ने कुछ किया नहीं है, हमने बहुत बड़े स्तर से प्रारंभ करके। और आप एक चीज और देखेंगे, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, प्रदेश स्तर पे भी जितने भी कोरोना से लोग मारे गए हैं उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हम सड़क पे उतरे थे। हम अपने को बचा के घर में सुरक्षित करके नहीं बैठे हुए थे, हमने बहुत कार्य किया है। और अभी दूसरी लहर में हमारे विधायक जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो पूरे देश में ही त्राहिमाम मचा हुआ था। पूर्व तैयारी इतनी जबरदस्त नहीं हो सकती। देखिए, बाढ़ की तैयारी हो सकती है, अब सुनामी आ जाए तो उसकी तैयारी इतने बड़े देश में संसाधनों की कमी के साथ नहीं हो सकती थी। और सिर्फ हमारी नहीं, इसमें तो अमेरिका वगैरह आप सब देख सकते हैं। मैं कोई बचाव के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ। तो उसमें भी बाद में मेजर साहब जब स्वयं कोरोना से पीड़ित हो गए थे, उसके बाद जब वो स्वस्थ होकर आए तो उन्होंने जगह जगह वैन से लोगों का परीक्षण करवाया और तमाम मेडिकल किटें बंटवाई, बहुत कुछ उन्होंने किया। अब देखिए, विपक्षी इसको नहीं मानते हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को शून्य देते हैं, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। एक आखिरी सवाल ये कि आप अच्छे दिन आएंगे, तो कह रहे कि अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छे दिन नहीं आए, अब आएंगे अच्छे दिन। भाई साहब, अच्छे दिन से किसका मतलब क्या है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आज हम एक हिंदू राष्ट्र, एक भारत राष्ट्र में खड़े होकर गर्व से कह तो सकते हैं कि हम हिंदू हैं। प्रयागराज में कुंभ हुआ तो पहली बार पता चला कि हमारे देश में इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भी होता है, और एक चिड़िया तक हताहत नहीं हुई है। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है, और ये अच्छे दिन नहीं है। आज मैं यहाँ बैठ के आपसे स्वतंत्रता से बात कर रही हूँ एक महिला होते हुए भी, क्या ये अच्छे दिनों का उदाहरण नहीं है? और एक छोटे से व्यक्ति से लेके बड़े शीर्ष तक हर उन योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हमने किसी जाति विशेष को या किसी धर्म विशेष को या समुदाय का विकास नहीं किया है, हमने सारे समाज के विकास का कार्य किया है। हमने मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं, और कोरोना से लेकर जितनी भी ये सुविधाओं का वितरण हुआ है, हमसे पहले उन्होंने उसका लाभ उठाया है, भले वो इस बात को माने या न माने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी की ओर से और जिला सचिव संजीव राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक नारायण मिश्रा की ओर से समस्त कन्नौज जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को सपरिवार मंगलमय हो। उद्योग व्यापार मंडल कंछल गुट के नगर अध्यक्ष मनोज रस्तोगी पप्पू भैया की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजसेवी राजा शमसी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी को मंगलमय हो।
राजकीय ठेकेदार बलराम सिंह यादव की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर खां की ओर से सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उमर खां 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम तिवारी 194 सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना और युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य बीडीसी अर्पित सक्सेना की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष संजय झा की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। श्री बालाजी चिकित्सालय बीबीगंज के संचालक डॉक्टर शंभू दयाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। गुरुजी धाम निकट आदर्श इंटर कॉलेज पितौरा कायमगंज फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनिल गंगवार, अरुण गंगवार और अभय गंगवार। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और प्रधान उदयवान पाल की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको और आपके परिवार को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अरुण कुमार कश्यप और उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कश्यप और जिला मीडिया प्रभारी सुशील कश्यप की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। आई विटनेस न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। अनिल वर्मा शेखर, एडिटर इन चीफ एवं अध्यक्ष पांचाल प्रेस क्लब पंजीकृत फर्रुखाबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।